Hello student, good morning. How are you? Teach for class 7th. हम लोग हिंदी व्याकरण में पहला लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारा पहला लेसन है भाषा विचार, हिंदी भाषा और व्याकरण। भाषा क्या है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चों कि भाषा क्या है। भाषा वह माध्यम या साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बातों को या विचार को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के मन के भाव या विचार को समझते हैं, वही भाषा है। जैसे शुरुआत में आदि मानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने व समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे, परंतु संकेतों में पूरी बात समझाना या समझ पाना बहुत कठिन था। उस समय आपको अपनी बात समझाने में बहुत कठिनाई हुई होगी। इस असुविधा को दूर करने के लिए उसने अपने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने आरंभ किए और शब्दों के मेल से बनी भाषा। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। पशु पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता है। कहने का मतलब है कि पशु पक्षियों की जो बोली होती है वो ध्वनि होती है, उसको हम भाषा नहीं कह सकते हैं। भाषा की परिभाषा देखिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भाव या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, एक लिखित, दूसरा मौखिक। लिखित भाषा, इसमें एक व्यक्ति लिखकर विचार या भाव प्रकट करता है, दूसरा पढ़कर उसे समझता है। उदाहरण के लिए पत्र लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण, तार आदि। इसकी परिभाषा है, भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, उसे लिखित भाषा कहा जाता है या कहलाता है। दूसरा हमारा है मौखिक भाषा। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है, वह श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है, उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। जैसे टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि। इसकी परिभाषा देखिए। भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर अपने विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर समझता है, मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक कहने का तात्पर्य है कि मौखिक भाषा में व्यक्ति अपने मुख द्वारा जो भी बातें एक दूसरे उसकी अपने विचार को दूसरों के सामने प्रकट करता है, वही उसकी मौखिक भाषा होती है। जैसे टेलीफोन पर वार्तालाप। टेलीफोन पर दो व्यक्ति आपस में अपने मन के विचारों का ही आदान प्रदान करते हैं, उसी को मौखिक भाषा कहा जाता है। सांकेतिक भाषा, जब संकेतों द्वारा समझाई और समझी जाती है, तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही, मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप आदि। इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता है। कहने का मतलब है कि भाषा के मुख्य रूप से दो ही रूप होते हैं, एक लिखित, दूसरा मौखिक। सांकेतिक भाषा हम ऐसे आम बोलचाल में ही समझते हैं, इसका व्याकरण में कोई स्थान नहीं है। हम व्याकरण में इसका अध्ययन नहीं करते हैं। फिर है मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? यह मातृभाषा उसे कहते हैं जब बच्चा अपने परिवार से जिस भाषा को सीखकर वह विद्यालय में आता है, या बच्चा शुरू में अपने परिवार से, आस पड़ोस से जिस भाषा को सीखता है, वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। कहने का मतलब है
कि वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से अपनाता व सीखता है वह उसकी मातृभाषा है। राष्ट्रभाषा क्या है? वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे अमेरिका अंग्रेजी, चीन की चीनी, जापान की जापानी, रूस की रूसी आदि। राजभाषा। राजभाषा क्या है? वह भाषा जो देश के कार्यालय और राजकाज में प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहलाती है। जैसे भारत की राजभाषा अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों है। अमेरिका की राजभाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मानक भाषा। अब देखिए मानक भाषा क्या है? विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा का में एक रूपता लाने के लिए भाषा में जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह मानक भाषा कहलाती है। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाती है। जैसे देखो यहाँ एक गई, ए गई, इस गई पे इसको मानक रूप दे दिया गया है। बोली तथा भाषा। भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में किया जाता है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। बोली में लोकगीत व लोक कथाओं की रचना होती है, परंतु ये लिखित रूप से नहीं होते हैं। इनका प्रचलन मौखिक रूप से ही होता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा है, जैसे पंजाब की पंजाबी, गुजरात की गुजराती, असम की असमिया, कश्मीर की कश्मीरी आदि। इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट हैं कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो इस प्रकार हैं: हिंदी, असमिया, बंगाली, डोंगरी, बोडो, उर्दू, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु। इस प्रकार यह 22 भाषाएं हुई। लिपि। लिपि क्या है? ध्वनियों के लिखने के तरीके को या विधि को लिपि कहते हैं। मुख से निकली हुई ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह अंकित करने आरंभ कर दिए, यही चिन्ह लिपि कहलाए। जैसे अतः मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि या चिन्ह को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। एक से अधिक भाषाओं की एक लिपि हो सकती है। कहने का मतलब है एक से अधिक भाषाओं की एक लिपि हो सकती है। जैसे हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, गुजराती की देवनागरी, नेपाली की देवनागरी, मराठी की देवनागरी, उर्दू की फारसी, बंगाली की बंगला, पंजाबी की गुरमुखी, अंग्रेजी की रोमन, जर्मन की रोमन, फ्रांसीसी की रोमन। कहने का मतलब है कि एक से अधिक भाषाओं की एक लिपि हो सकती है, लेकिन एक भाषा की कई लिपियां नहीं हो सकती हैं। अक्षरों की खोज लगभग 6000 साल पहले हुई। अक्षरों व लिपि की खोज होने के कारण ही मनुष्य अपने विचारों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखता आया है। साहित्य। साहित्य क्या है? ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है, जिसमें विद्वानों व शिक्षाविदों के विचारों व रचनाओं को लिखित रूप में संजोकर रखा जाता है, जिनके अध्ययन से ज्ञान व जानकारी में वृद्धि होती है। ये रचनाएं अनुभव व चिंतन पर आधारित होती हैं। साहित्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला है गद्य साहित्य, दूसरा है पद्य साहित्य। गद्य साहित्य वह है जब विचार साधारण रूप में लिखे जाते हैं, तब वह गद्य साहित्य की कोटि में आते हैं।
मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ व उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हैं। दूसरा है पद्य साहित्य। जब अपने विचारों को काव्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है तब वह पद्य साहित्य कहलाता है। पद्य को गाया जा सकता है, जैसे कबीर, रहीम के दोहे, मीरा के पद, सूरदास के पद, जयशंकर प्रसाद की कामायनी, रामधारी सिंह दिनकर की का कुरुक्षेत्र आदि। अगला पॉइंट हमारा आता है व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण भाषा के नियम बनाता है। व्याकरण के ज्ञान के बिना किसी भी भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग को नहीं सीखा जा सकता है। भाषा केवल रटना नहीं चाहिए बल्कि व्यवहार में लाना चाहिए। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में आपको फिर मिलेंगे। आपका होमवर्क है रीड एंड लर्न। थैंक यू।